हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो बोहर मॉडल है उसकी कुछ हमने एडवांटेज डिस्कस की थी। आज भी हम बोहर मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे जैसा मैंने कल बताया था। जैसे फर्स्ट तो इसमें टॉपिक है कि वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज नेगेटिव। हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव दिखाते हैं। जैसे मैंने फार्मूले से भी रिप्रेजेंट किया था कि एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट में किसके इक्वल है -RH/n² × z²। यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ क्यों यूज़ कर रखा है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होगी, ये मेरा टॉपिक है इसमें। तो अब देखो कि ये कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या बताए गए हैं, ऑर्बिट्स बताए गए हैं बोर मॉडल में कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऑर्बिट को कैसे बताया गया है, सर्कुलर। दीज आर सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये आपका कोई एटम है और जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम एटम। किसी भी एटम से इन्फिनिटी दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन की इस एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होगी या कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। यानी कि इसके प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पड़ा है फ्रॉम दी एटम। अब क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के नज़दीक मूव करेगा, मूव क्लोजर टुवर्ड न्यूक्लियस, मूव क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास मूव करेगा तो अब एक चीज़ और देखो, इससे पहले जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है किसी एटम से तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। एनर्जी क्या है, जीरो। ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा है इस एटम से, तो मैं कह रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है, देयर इज नो अट्रैक्शन। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस एटम की तरफ, तो क्यों ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्शन शो करेंगे तो इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, जीरो थी। तो बाय द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, बाय अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। यहां भी दिखा देता हूं, जैसे इन्फिनिटी दूरी पे है इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी कितनी है, जीरो है, क्योंकि इसका इसके साथ एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस एटम की तरफ तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन से मैं ये कह रहा हूं कि अट्रैक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जीरो से डिक्रीज कितनी होगी बेटा, जीरो से डिक्रीज होके कहाँ जाएगी, नेगेटिव में। तो इसीलिए अब जैसे जैसे जितना नज़दीक मूव करता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा। जैसे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पार्ट इस ऑर्बिट में ही एंटर कर गया तो यहाँ इस ऑर्बिट में इसकी कुछ पार्टिकुलर एनर्जी होगी, कितनी होगी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिट का नंबर पुट करके, n। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ 3 पुट कर दिया जाए तो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी तो वो भी नेगेटिव में होगी, यहाँ भी एनर्जी होगी तो भी नेगेटिव में होगी। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती रहेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तीसरे ऑर्बिट में ज़्यादा है, दूसरे में कम होगी और पहले में और भी कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा, कंक्लूजन ये है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी उतनी ही डिक्रीज करता रहेगा, और जितना न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये एटम है, जब तक इस एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी नेगेटिव में होगी,
अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट ही नहीं रहा, इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज होती है एनर्जी, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा टॉपिक था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। अब बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल बोहर मॉडल से रिलेटेड देखेंगे। जैसे न्यूमेरिकल है, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है कि कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, He+ बोल रहा है इसे, He+, फुल स्टॉप। व्हाट इज दी, दूसरा पार्ट आ गया इसमें, व्हाट इज दी रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। जैसे इस क्वेश्चन में ना 2 पार्ट हैं, एक तो एनर्जी पूछी जा रही है, दूसरा क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 ही होंगे। और इसके बाहर जो ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हम 9th में ही पढ़ के आए हैं कि पहले ऑर्बिट में, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He+। इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है, ध्यान से देखना बेटा। इसमें 1+ चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी कि हीलियम में प्रोटॉन तो 2 है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन 2 थे इसमें, 1 इसने लूज कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? इलेक्ट्रॉन अब इसमें 1 ही बच गया बेटा। यानी कि ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? इसके पास 1 ही है, क्योंकि 1 तो इसने लूज कर दिया ना। यहाँ पे देखो आप, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखा है। तो अब क्या कह रहा है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इस हीलियम के आयन में ये जो दिखा रखा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है आपको। और एनर्जी निकालने के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था कि एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे? -2.18 अगर जूल में निकालनी है, इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, n² इंटू Z²। n तो यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर है, n क्या है? ऑर्बिट है कौन सा? और Z क्या है बेटा? Z है एटॉमिक नंबर। तो बड़ी आसानी से हम इस ऑर्बिट में अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। देख के बताना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये कौन सा ऑर्बिट है बेटा? ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इससे आगे सेकंड ऑर्बिट हो तो खाली पड़े हैं, यानी कि पहला ऑर्बिट है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाय n²। n की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 ही हो जाएगा। तो एनर्जी इस ऑर्बिट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी हो जाएगी? ये 4 हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2, और ये हो जाता है आपका 7 और पॉइंट, और ये बच गया 8 इंटू 10⁻⁻18। ये आपके पास एनर्जी आ जाती है, इतने जूल एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट में है? ये एनर्जी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सेकंड है। तो फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की इतनी बन गई 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतनी एनर्जी है हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के हमने हीलियम के एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस अगर कैलकुलेट करना है, रेडियस को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n²/z। ये फार्मूला होता है। n ऑर्बिट का नंबर है, A0 बोहर रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो हम निकाल लेंगे इसको। तो रेडियस आप निकालो कि फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डेट इज इक्वल टू 0.529 इसकी वैल्यू होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n की वैल्यू कितनी है? n क्या है बेटा? 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय z। z कितना है? z है इसमें 2। तो 2 क्यों पुट किया?
क्योंकि Z इसमें बेटा क्या है, एटॉमिक नंबर है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो कि रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा। तो दिस इज द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। तो देखते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बोहर रिलेटेड से ही मॉडल में हम न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन hydrogen atom will jump by absorbing 12.1 electron volt of energy। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इसका मतलब समझना एक बार। हाइड्रोजन एटम है, सर्कल कर देता हूँ, यह हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। एनर्जी अब्जॉर्ब कर लीजिए इतनी, कितनी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये समझो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी ना वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। देखो कैसे निकाली मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्ब। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, तो किसी इलेक्ट्रॉन को जब मूव करवाया जाता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जो इसकी एनर्जी बन जाएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। और चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या C इंटू V, ये एनर्जी होती है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी। तो कितनी एनर्जी बन गई इसकी, इतनी एनर्जी बन जाती है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में कितने हैं बेटा, प्रोटॉन 1 ही होता है। ये जैसे ऑर्बिट हैं, न्यूक्लियस के बाहर क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं। दीज आर दी ऑर्बिट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब जैसे कह रहा है कि टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जंप बाय अब्सॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, देखो बेटा जूल में तो होगी इसकी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, जैसे आपको बता रखा है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है। आपको बता रखा है जब बोर मॉडल के पॉइंट मैंने बताए थे। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यानी कि 13.6 जूल हम कहेंगे, इतनी एनर्जी है। 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13.6 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इससे इतनी एनर्जी बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इतनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूँ, अगर जूल में निकालनी है तो इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, जूल में आ जाएगी एनर्जी। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जंप, यानी कि पहले ऑर्बिट में, ये पहला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से कुछ एनर्जी गेन कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी दे दी गई, एनर्जी कितनी दे दी गई वो लिखी हुई है कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से कितनी एनर्जी लेके, इतनी एनर्जी लेके, इनमें से जो ये बाहर वाले ऑर्बिट है कौन से में जंप करेगा। क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी, यानी कि मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कब होगी, जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में। जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इनमें से जो ये दिखा रखे हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनमें से कौन से ऑर्बिट में ये जंप कर जाएगा, वही हम इसमें देखेंगे। तो बेटा आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में आप देखोगे,
फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको इतनी एनर्जी और दे दी जाए बाहर से, कितनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी और दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाएगा वो हमें इसमें देखना है। देखेंगे एनर्जी, आप देखो एनर्जी कैसे दिखाते हैं हम। एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए, अब इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, बाय गेन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिकम्स कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर इतनी एनर्जी गेन कर ले 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। देखो पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इसको हमने कितनी एनर्जी दे दी, प्लस होगी ना एनर्जी आपने दी है बाहर से, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी आपने बाहर से दे दी, तो ये माइनस की वैल्यू है 13.6 और ये 12.1, तो ये कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू बड़ी है कितनी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, देखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है, माइनस का साइन है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बन गई, अब इतनी बन गई, इतनी नहीं रही अब इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रही, अब इतनी एनर्जी इसकी बन गई। तो अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो एनर्जी है अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले आपने दिखा रखी थी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर, और कितनी बन गई अब -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बन गई। तो यहाँ से मेरे को ऑर्बिट का नंबर निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा n स्क्वायर किसके इक्वल है, -13.6 बाय 1.5, ये भी माइनस की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो आप निकालोगे n स्क्वायर, यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आई बेटा 9, और जब n निकालोगे तो रूट हो गया 9 का, और इसकी वैल्यू कितनी आई 3 आई, यानी कि ऑर्बिट का नंबर अब 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको दे दी कितनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दी। तो अब इसकी एनर्जी बन गई थी यहाँ पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में, यानी कि पहले से थर्ड ऑर्बिट में अब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी वेव नंबर for the longest wavelength कब कैलकुलेट दी वेव नंबर फॉर दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है बेटा, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। इन दी बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में आपको सीरीज बताई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट दी वेव नंबर, वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का क्या फार्मूला बेटा, वेव नंबर का आपको फार्मूला बताया था। वेव नंबर अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। ये आपको पहले भी बता रखा है। और इसमें बाल्मर सीरीज़ के लिए आपको बता रखा है, बाल्मर सीरीज़ में n1 की वैल्यू होती है 2 और n2 की वैल्यू होती है 3, 4 या हायर, कुछ भी इससे फर्दर हो सकती है। अब देखो इसमें जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है मैंने आपको बताया था 109,677, ये वैल्यू आपको बताई थी सेंटीमीटर इनवर्स।
और 1/n1²। तो n1 की कितनी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, n1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये कितना हो जाता है आपके पास 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2²। देखो अब यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं बता रखी है आपको, n1 की तो वैल्यू बता रखी है कि 2 है। क्यों, कैसे? क्योंकि बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहाँ जंप करता है, दूसरे में। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बाल्मर सीरीज में, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो लाइमन सीरीज में आता है। तो बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ n1 की वैल्यू 2 रख दी। अब n2 की वैल्यू आपको देखनी है, ये समझने वाली बात है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन सोल्व होगा भाई आपका, यहाँ से लिखा है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये निकालनी है। कब? जब वेवलेंथ कब हो, यहाँ से सोल्व हो जाना आपका क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखो मैंने आपको ये बताया है कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ऑर्बिट के बीच में, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। और न्यू की इसके इक्वल होता, न्यू होता है c/λ, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ, यानी कि ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, क्या वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा। कैसे, एक बार देखो, नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने लिखा है हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास फार्मूला है 1/n1²। n1 की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस n2²। अब मैंने ये बताया आपको एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू hc/λ। अब इस कंसेप्ट को समझना बेटा एक बार ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये कोई एटम है, सपोज दिस इज एन एटम, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है, ऑर्बिट्स हैं। दीज आर सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये बता रखी है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया आपके पास, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है, जिसमें वो सेल हम बोलते हैं, जैसे के सेल, एल सेल, एम या एन, ये आपके पास ऑर्बिट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ध्यान से समझना इसको। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट से एक तो इलेक्ट्रॉन जंप करे फर्स्ट में, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करे, फर्स्ट में। दूसरा, अब मैं एक कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से जंप करे फर्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन है कि सेकंड में नहीं जाएंगे क्योंकि बाल्मर सीरीज में आती है। यहाँ देखो एक बार कि इलेक्ट्रॉन समझने के लिए एक बार देखना, अगर बाल्मर सीरीज में हम कहें कि बाल्मर सीरीज में तो फोर्थ से सेकंड में जाएगा, तो इसको हम फोर्थ से सेकंड में ही करते हैं, इसको रहने दो। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन आपके पास है फोर्थ ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से गया फोर्थ, थर्ड और ये सेकंड, ये आपके पास है। और एक इलेक्ट्रॉन गया आपके पास थर्ड से सेकंड में। इसको समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इलेक्ट्रॉन गया फोर्थ ऑर्बिट से कहाँ गया, सेकंड में गया, और एक थर्ड ऑर्बिट से गया सेकंड में। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाए या थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में जाए, तो आप देखोगे किस में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा बेटा, इसमें। फोर्थ से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा, जंप करके जाएगा, तो एनर्जी एमिट करेगा, और उस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जाएगा। क्योंकि बेटा एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू मैंने बताया है, और न्यू जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो न्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी जगह न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो एनर्जी का डिफरेंस कम कब होगा, जब लैम्डा ज़्यादा होगा। यानी कि आप ये कहोगे एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, और लैम्डा की वैल्यू अगर बदल गई तो एनर्जी की वैल्यू बदलेगी। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, जिसका लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना, उसका एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, और जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है बेटा, कंक्लूजन ये बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में जाएगा तो वो ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा,
और ज़्यादा एनर्जी जिसकी एमिट होगी, ये अगर ज़्यादा होगी तो उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कम नहीं हो गया। फोर्थ से सेकंड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, किसके कंपैरिजन में, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा उसके कंपैरिजन में। तो आप देखोगे कि जब फोर्थ से इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाएगा तो वो ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, किसके तुलनात्मक, थर्ड से जब सेकंड में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगा तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इसकी वेवलेंथ छोटी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि जितना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तीसरे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस दौरान एनर्जी का डिफरेंस कम है, एनर्जी का डिफरेंस कम है तो उसका लैम्डा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यही कहा गया था कि पीछे जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, इसमें न्यूमेरिकल में आप देखो एक बार, क्वेश्चन में लिखा था कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी, बाल्मर सीरीज़ के लिए, ट्रांजिशन इन दी बाल्मर सीरीज़, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन n1 की वैल्यू 2 है, तो उससे जो हायर वैल्यू होगी ना वो जस्ट उससे नेक्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि इन्हीं दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। जितना हम दूसरे से फर्दर सेकंड ऑर्बिट से जितना आगे की तरफ जाते रहेंगे उतना ही एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता रहेगा और उतना ही उसका लैम्डा छोटा होता रहेगा। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू हम कितनी पुट करें, n2 की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग जाएगी कि 3 पुट करेंगे। ये n2 की वैल्यू पुट करने के लिए ही सारी चीज़ मैंने बताई है। तो यहाँ से अब बड़ी आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये होगी 1/4 माइनस 1 ये n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो उसके बाद देखोगे सोल्व करोगे इसको, न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। एलसीएम लेके सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 36। इसको काटो, यहाँ से डिवाइड करो तो ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 4। तो ये बच जाता है आपके पास न्यू बार इज इक्वल टू 109,677, ये बच गया आपका 5/36, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से वेव नंबर निकालोगे तो ये वेव नंबर आपका निकल के आ गया। बट डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन इसकी लेंथी है। ये है जी सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा की यूनिट क्या है बेटा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यहाँ से वेव नंबर निकल के आ गई। तो ये ऐसे हमने इसको न्यूमेरिकल को सोल्व किया। बट n2 की वैल्यू बताने के लिए ही सारी वैल्यू बताई है, यानी कि बेटा जितना एनर्जी का डिफरेंस कम होगा उतना लैम्डा ज़्यादा होगा। एनर्जी का डिफरेंस तो कब कम होगा, जब डायरेक्ट तीसरे से दूसरे में चला जाए, क्योंकि फोर्थ से सेकंड में अगर आया होता तो उसमें लैम्डा क्या होता छोटा होता। किसके कंपैरिजन में, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आया है उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। जैसे इसके बाद हम क्या देखेंगे कि बोहर जो मॉडल है ना उसकी एडवांटेज हमने पढ़ ली, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, कमियां क्या हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल्स ऑफ एटम। जो बोहर मॉडल हमने पढ़ा है उसके पॉइंट पढ़े हैं, उससे बहुत सारी बातें पढ़ी, उसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या हैं। फर्स्ट है लिमिटेशन इसकी, देखोगे आप कि जो बोहर मॉडल है ना इसने स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था। किसका, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का इसने एक्सप्लेन किया था। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसका स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर जो मॉडल है इट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन and hydrogen like species, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, He+ में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 1 दे दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देते 1 बच गया। तो इसने क्या किया था, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था किसका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिस एटम में होते हैं उसका स्पेक्ट्रा बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था,
हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का भी इसने स्पेक्ट्रा बताया। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, ऐसे एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया किसने, बोहर मॉडल ने। तो इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बट डू नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पेक्ट्रा बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी फर्स्ट आपकी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिमिटेशन देखेंगे। सेकंड लिमिटेशन देखेंगे। तो उसके बाद क्या है जी, तो जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल में आप देखो, ध्यान करो, बोहर मॉडल में ये बताया गया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। यानी कि ये बताया गया था बोहर मॉडल में, सराउंडिंग द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। ध्यान रखना, इस वर्ड पे ध्यान देना, सर्कुलर ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। और ये पॉइंट जो बोहर का था ना, ये गलत था, क्योंकि बेटा जो ऑर्बिट्स होते हैं अगर सर्कुलर है, यानी कि अगर ये कह दिया जाए कि ऑर्बिट्स कैसे हैं, सर्कुलर इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एटम है ना वो 2 डायमेंशनल नेचर का है। एटम कैसा है, 2 डायमेंशनल नेचर का है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एटम कैसा है, फ्लैट है। बट हमें ये पता है बेटा कि जो एटम होता है वो क्या है, 3 डायमेंशनल नेचर का होता है। तो इसका मतलब अगर एटम 3 डायमेंशनल नेचर का हो गया तो जो ऑर्बिट्स है ना ये सर्कुलर नहीं होंगे। ऑर्बिट्स कैसे नहीं होंगे, सर्कुलर नहीं होते। बोहर ने अपने मॉडल में ये कहा गया था कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं, सर्कुलर। और अगर ऑर्बिट सर्कुलर हो जाते हैं तो इसका मतलब एटम कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल नेचर का हो गया। इसका मतलब एटम कैसा है, फ्लैट है। फ्लैट का मीनिंग आप बड़े अच्छे से समझते हो। तो बेटा एटम एक्चुअल में होता क्या है, 3 डायमेंशनल नेचर का होता है, क्योंकि मैटर 3D में होता है, 3 डायमेंशनल नेचर का है। तो इसका मतलब अगर एटम 3 डायमेंशनल नेचर का है तो ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं होते। और ये जो पॉइंट था ना मॉडल का, बोहर मॉडल का, कि एटम जो होता है उसमें ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, बट ये पॉइंट इसका गलत था। ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल नेचर में होंगे। नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें पढ़ाई जाएगी आपको ये बात। तीसरा पॉइंट है, अब देखो क्या बताया गया था कि स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया था, स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया था। अब देखो क्या होता है कि मान लिया कि कोई सोर्स है, कोई सोर्स लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। लाइन स्पेक्ट्रा आप पढ़ के आए बेटा, स्पेक्ट्रा में बताया था एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में हमने पैटर्न देखा था, तो जो सोर्स लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, इस सोर्स को अगर हम या तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेट की फील्ड में, मैग्नेट के सराउंडिंग जो फील्ड होती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग जो फील्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। बस इस पॉइंट को इतना ही समझना जितना मैं बता रहा हूँ कि जो सोर्स लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, लाइन स्पेक्ट्रा हम पढ़ के आए हैं, उस सोर्स को अगर हम तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो जो स्पेक्ट्रा में जो लाइन्स आई थी ना, या तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो जो लाइन्स आई थी स्पेक्ट्रा में, इन लाइन्स में क्या हो जाती, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये लाइन्स आगे भी फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं फर्दर फाइन लाइन्स में। देखो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई थी, बट मैं बता रहा हूँ कि जब सोर्स को लाइन स्पेक्ट्रा जो प्रोड्यूस करता है, कोई भी सोर्स, जैसे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, NaCl का लाइन स्पेक्ट्रा बताया था, एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम उस सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो जो लाइन्स आई थी ना स्पेक्ट्रा में, वो लाइन्स क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। अगर ये लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती हैं तो दिस इफेक्ट इज नोन एज जीमैन इफेक्ट।
इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। इसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे ज़ीमैन को, इफेक्ट को? तो हम ये कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ज़ीमैन इफेक्ट बोलेंगे। और अगर लाइंस की स्प्लिटिंग होती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। यानी कि लाइंस जो हैं स्पेक्ट्रा में वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में टूटेंगी तो इसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। इतना ही है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं है ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में, इतना ही सीखना सिर्फ। इसके फर्दर डिटेल्स नहीं है, आगे +2 के अंदर भी नहीं है। बस इतना ही सीखना है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ज़ीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आगे देखेंगे, इसमें 1-2 लिमिटेशन और हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद कल हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो नेक्स्ट आप इसकी लिमिटेशन देखोगे। नेक्स्ट 3rd लिमिटेशन है, जैसे देखो अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर है, वाटर की शेप ऐसे ना वी शेप होती है बेटा। आप 4th चैप्टर में जाके पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वाटर की ये शेप होती है, ये वाटर है, ऐसे वी शेप का होता है, वी शेप। आप देखोगे इसमें तो ये वाटर की वी शेप है। अमोनिया है, अमोनिया पिरामिडल होता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल की जो अलग अलग शेप होती है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट क्या होती हैं, शेप होती हैं। और ये शेप बेटा तब पढ़ाई जाएंगी जब आपको 4th चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 9th 10th में हम पढ़ के आएंगे, शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। यानी कि जिन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उनकी कुछ शेप होती है। जैसे CO2 है, CO2 ऐसे लीनियर होता है। CO2 का मॉलिक्यूल कैसे होता है, ऐसे लीनियर। CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर है। वाटर वी शेप है। तो ये जस्ट बता रहा हूँ, आगे इतनी डिटेल नहीं जाना, 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती हैं, बट ये बात बोहर मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की गई कि जो बॉन्ड बनते हैं जिससे मॉलिक्यूल बनेंगे, उन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ लिमिटेशन, ये तो समझाने के लिए आपको बताया है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये लाइन है इसकी, ये तो समझाने के लिए बताया है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप बनती है, उन क्यों बनती है, ये बोहर मॉडल की थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, कौन सा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 2 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो डी ब्रोगली कंसेप्ट है और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। वो दोनों जो कंसेप्ट हैं बोहर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा इस टॉपिक के बाद ही। एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और एक डी ब्रोगली ड्यूअल बिहेवियर है, डी ब्रोगली कंसेप्ट कह लो। वो दोनों कंसेप्ट बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। इट डज नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बेटा ये थी कुछ लिमिटेशन बोहर मॉडल की।
इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हम डिस्कस करेंगे एटम का। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटे से छोटा पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आप इससे बेझिझक आप इससे पूछोगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।